अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं केमिस्ट्री की नाकाबिल मुशाहिदा दुनिया की तरफ, और उस नाकाबिल मुशाहिदा दुनिया का जो टाइटल है या फिर टॉपिक का नाम है मोल। तो बग़ैर तमहीद के मैं आज मोल की तरफ जा रहा हूँ, और इसके जो दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी एक थ्योरेटिकल है, एक मैथमेटिकल है। इंशाल्लाह हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट को क्लियर करके फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो केमिस्ट्री की दुनिया है ये ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल है, और कायनात में सबसे ज़्यादा जो सच बोलने वाली ज़ुबान है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज ही होती है। तो पहले हम मैथमेटिकल लैंग्वेज की तरफ जाते हैं या फिर थ्योरी की तरफ जाते हैं, नहीं थ्योरी नहीं सॉरी मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, मोल के मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद हम थ्योरेटिकल दुनिया की तरफ लौट आएंगे। ठीक है, तो मैं बोर्ड को साफ़ करता हूँ। मोल क्या है? व्हाट इज़ मोल? केमिस्ट्री की नाकाबिल मुशाहिदा दुनिया की तरफ जा रहे हैं अभी हम। बेसिकली मोल इज़ ए यूनिट। जी हाँ, और यूनिट के बारे में आप लोगों को मालूम है, यूनिट वो चीज़ होती है जिसकी मदद से हम दूसरे क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं। तो मोल जो है ये एक यूनिट है जिसकी मदद से हम दूसरे क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे। अच्छा, वो दूसरे क्वांटिटी क्या है? दूसरे क्वांटिटी केमिस्ट्री की दुनिया में एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है, या फिर कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने कहा ये क्या है? एक यूनिट है। यूनिट, और यूनिट के थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, MEASUR, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और फिर यूनिट के बारे में आप लोगों को मालूम है ये दो काइंड्स की होती है। एक वो यूनिट्स होती है जिसके थ्रू हम फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, किस लिहाज से? अमाउंट के लिहाज से। अमाउंट के लिहाज से, जैसा कि हमारे पास केजी है। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ जो है ये काउंट करती है, क्वांटिटीज़ को काउंट करती है। अमाउंट से मुराद क्या है? अमाउंट से मुराद क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और काउंट से मुराद ये है कि कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम मेजर करते हैं इन नंबर, जैसा कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मैं कहता हूँ कि हमारे पास 1 kg क्या है? शुगर है, या फिर सोडियम क्लोराइड है। यहाँ हम पार्टिकल्स को काउंट नहीं करते हैं, बल्कि अमाउंट ऑफ मैटर को हम या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास यानी नंबर ऑफ पार्टिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि जो काउंटिंग यूनिट्स होती है यहाँ हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बेस करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्या है? मार्कर है, एक बुक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो जो मोल है ये काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरी बात, यानी यूनिट का वैल्यू जो होता है हमेशा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड वैल्यू हर यूनिट का, यही बात है, यूनिट्स का फिक्स्ड वैल्यू होता है, हर यूनिट का होता है, न सिर्फ मोल। और मोल का जो फिक्स्ड वैल्यू है यह है कितना? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है केजी का जो अमाउंट है ये भी फिक्स्ड है, मीटर का अमाउंट जो है फिक्स्ड है, किलोमीटर का फिक्स्ड है, टन का फिक्स्ड है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह एक मोल का वैल्यू भी क्या है? फिक्स्ड है, और वो फिक्स्ड वैल्यू कितना है? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब पार्टिकल से मुराद केमिस्ट्री की दुनिया में क्या है? एटम है, एटम, मॉलिक्यूल, या फिर
आयंस हो सकती है। इन 3-4 चीज़ों में से एक होगा। अच्छा, क्या ये बात लाजमी है कि मोल को हम सिर्फ केमिस्ट्री में इस्तेमाल करें? नहीं। या फिर एटम मालिक्यूल कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करें? नहीं। किसी भी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास अगर बोर्ड बहुत सारे हो, इतने नंबर के बराबर हो, तो फिर मैं कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ बोर्ड्स आई हैव, यस, ठीक है। और फिर मैं बॉल पॉइंट के लिहाज से या फिर मार्कर के लिहाज से भी कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास इतनी तादाद में ये चीज़ें मौजूद है तो मैं कह सकता हूँ कि इतने मोल है फलां चीज़ मेरे पास मौजूद है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है, जस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब इसकी तरफ जाते हैं, मतलब ये नंबर कहाँ से आया, कैसे फिक्स्ड हुआ। आप लोगों को मालूम है कि जो यूनिट्स होती है ये शुरू में हमने क्या किया है, फिक्स किया है। ये कोई इल्हामी या कुदरती बात नहीं है कि आसमानी किताब में लिखा हुआ हो कि ये केजी है, ये मोल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। नहीं, ये बात नहीं है। असल में जो बात होती है, शुरू में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ चीज़ों को फिक्स्ड किया है और उनको हम क्या नाम देते हैं, यूनिट्स का नाम देते हैं। और वो यूनिट्स जो होती है रिलेटिव होती है, मतलब किसी दूसरे चीज़ को जब हम मेजर करेंगे तो उन यूनिट्स के साथ ही मेजर करेंगे, और ऐसे चीज़ों को हम रिलेटिव कहते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह केजी का जो यूनिट है ये क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में उन्होंने एक प्लाटिनम इरिडियम रॉड रखा हुआ है और उसको 1 केजी माना है उन्होंने। यानी 1961 में जो सिस्टम इंटरनेशनल है वहाँ लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको 1 केजी माना, ठीक है, एक मखसूस वज़न है। अब पूरी दुनिया में वो 1 केजी वाला जो उन्होंने वज़न रखा था उसके लिहाज से दूसरे आयरन के उन्होंने जो बाट है उनको डिवाइड करना शुरू किया है, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, और यही कहा कि ये 1 केजी है। पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जो मोल है, मोल का अमाउंट भी उन्होंने फिक्स्ड किया। और अब ये जो बात है, यानी ये अमाउंट कहाँ से आया, ये नंबर, इसकी तरफ जा रहे हैं 6.023 × 10⁻23 की तरफ। अच्छा, ये जो नंबर है ये बेसिकली आया है एवोगाड्रो लॉ से। ये बेसिकली कहाँ से आया है, एवोगाड्रो लॉ से। एवोगाड्रो लॉ क्या है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो या एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। यह एक साइंटिस्ट था अमेडो एवोगाड्रो। उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसका जो एक्सपेरिमेंट अपरेटस था कुछ इस तरह से था कि मैं यहाँ लेता हूँ 3 कंटेनर्स मुख्तलिफ़ चीज़ों के, और उनका जो साइज़ है या फिर वॉल्यूम है वो बराबर है। फ़र्ज़ करो मैं वॉल्यूम यहाँ फिक्स्ड लेता हूँ जो मोलर वॉल्यूम होती है, यहाँ 22.4 ना करो, बल्कि फ़र्ज़ करो 20 डेसीमीटर क्यूब है, 20 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम इन सब की है, 20 डेसीमीटर क्यूब और 20 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इस कंटेनर में मैं लेता हूँ H2O, इसमें मैं लेता हूँ CO2, इसमें मैं लेता हूँ अमोनिया NH3। ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, याद रखो। यहाँ इसका मेस बनता है 18 AMU, और यहाँ इसका बनता है 44 AMU, और यहाँ इसका मेस बनता है 17 AMU। मुख्तलिफ साइज यानी मेस वाले चीज़ों को हमने सेम वॉल्यूम पर रखा हुआ है। यहाँ मैं इनको डाल लेता हूँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, वॉल्यूम इनकी फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा शर्त यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर इन तमाम के तमाम में बराबर है, सब के सब में बराबर है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ रखता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर रखता हूँ 1 atm। यहाँ भी यही है 25 डिग्री और 1 atm, यहाँ भी ऐसा ही है 25 डिग्री और 1 atm। एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखते हैं तो उस सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। और वो कितने होते हैं,
اور وہ کتنے برابر ہوتے ہیں. اگر ہم کیا کریں والیوم رکھے 20 کی جگہ 22.4 یا پھر 22.4 کرو, یہاں یہ سب 22.4 ڈیسی میٹر کیوب میں. اچھا اگر اتنے والیوم میں ہم مختلف چیزوں کو کنٹینر میں رکھیں, ٹمپریچر اور پریشر کو کانسٹنٹ رکھیں, تو ان کے اندر نمبر آف جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں. اور وہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہی 6.023 × 10⁻23 پارٹیکلس. اس کے اندر بھی یہی ہوں گے, اس کے اندر بھی یہی ہوں گے. یہی اس کا لا ہے. اب عموماً ایک سوال آتا ہے, بھائی یہاں تو میس ڈفرینٹ ہے, میس ڈفرینٹ ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کے نمبر آف پارٹیکل, یعنی جس کے میس کم ہے اس کے اندر نمبر آف پارٹیکل زیادہ ہوں گے, اور جس کی میس زیادہ ہے اس کے نمبر آف پارٹیکلز کم ہوں گے. ایسا ہی ہے. یا پھر میس جس کا زیادہ ہے اس کے نمبر آف پارٹیکل زیادہ ہونے چاہیے, اور میس جس کا کم ہے اس کے نمبر آف پارٹیکل زیادہ کم ہونا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں میس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہاں جو ریلیشن ہے یہ نمبر آف پارٹیکلز کے ساتھ ہے. اچھا اگر ایک چیز سالڈ میں ہے, ایک چیز لیکوڈ میں ہے, ایک چیز گیسیس سٹیٹ میں ہے, تو اس کو ہم کیا اس لا سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے وہ سیم ہوں گے؟ نہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. یہاں ہماری جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کی میئرمنٹ کریں گے نمبر آف پارٹیکلز, تو وہاں تو ان کو سب سے پہلے گیسیس سٹیٹ میں لینا پڑے گا, یا پھر ویپر پریشر میں ویپر سٹیٹ میں کنورٹ کرنا پڑے گا, ان سب کو. اس کے بعد اس کنٹینر میں ڈالیں گے جس کا والیوم ہے جو 22.4 ڈیسی میٹر کیوب ہے, ٹمپریچر اور پریشر بھی سیم ہوگا, پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر نمبر آف پارٹیکلز برابر ہوں گے. یہ تھا ان ایوگاڈرو لا. اس نے ایکسپریمنٹل پروف دیا تھا کہ اتنی والیوم میں نمبر آف پارٹیکلز ہر قسم کی چیزوں کے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایلیمنٹ اور ایٹم کمپاؤنڈ یا پھر آئنز ہوتی ہے اس کے لحاظ سے, ہمارے بکس کے لحاظ سے نہیں, ان کے والیوم الگ ہوگا, کیونکہ جو ایٹامک کی دنیا ہے یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, اس وجہ سے اس میں مطلب والیوم سے کچھ افیکٹڈ نہیں ہوتا اتنا. مطلب میس اور والیوم کے ریلیشن کی بات کر رہا ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ میس اور نمبر آف پارٹیکلز کا جو ریلیشن ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور نیچر کے لحاظ سے بھی انڈیپینڈنٹ ہے. مطلب ایک چیز لیکوڈ ہے, گیس ہے یا پھر سالڈ ہے تو اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. پہلے ان کو ہم گیسیس سٹیٹ میں کنورٹ کریں گے یا پھر ویپر سٹیٹ میں کنورٹ کریں گے, اس کے بعد یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا اب اس نے اپنا نام یاد رکھنے کے لیے, انسان کی یہی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کو یاد رکھا جائے, اس لیے اس نے کیا کیا, ان تعداد کو اس نے نام دیا ایوگاڈرو نمبر. کیا نام دیا؟ ایوگیدرو نمبر, ایوگیدروز نمبر. اور اس کے لیے اس نے سمبل استعمال کیا Na, کیپٹل Na. ٹھیک ہے, کیپٹل Na. اب سائنٹسٹ نے اس نمبر کا نام, دوسرا نام کیا رکھا؟ اس نے تو ایوگاڈرو نمبر رکھا. سائنٹسٹ نے کیا کیا, اس کوانٹٹی کو یعنی نمبر آف پارٹیکلز کو انہوں نے نام دیا مول. مول نام دیا, اور مول کو انہوں نے یونٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. ہو گیا یہاں تک؟ جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. مول, اب ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. مول کی ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی مول کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ یہ تو ہم نے سمجھا کہ یہ یونٹ ہے, اور یونٹس کیسے آئی, کہاں سے آئی, یہ بھی ہو گیا. اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف, یعنی ڈیفینیشن اب اس کی کیسے کریں گے, کیسے ڈیفائن کریں گے, اور اس کے اندر بھی کچھ خاص ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھیں گے ہم. مول, سوری یہاں یہ چیئر ذرا فٹ نہیں آتی ہے, جگہ کا مسئلہ ہے. مول, مول ڈیفائن کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. ون ایٹامک ماسز, ایٹامک ماسز جو اے ایم یو میں ہوتے ہیں, اے ایم یو میں, یا پھر مالیکولر ماسز, مالیکولر ماسز یہ بھی اے ایم یو میں ہی ہوتے ہیں, یا پھر فارمولا یونٹ میسز,
आयनिक कंपाउंड्स के लिए या फिर आयंस के लिए। फार्मूला यूनिट मैसेज ये भी AMU में होते हैं। expressed in gram, then it is called mole, अगर इस पूरी डेफिनेशन को मैं सादा अल्फाज में बयान करूं तो ऐसा होगा कि when AMU is converted into gram, when AMU is converted into gram, then it is called mole। अगर हम AMU को किस चीज़ के AMU, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस या फिर फार्मूला यूनिट मासेस की AMU को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो उसके हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब ये जो बात है देखने में बहुत सिंपल लगती है और हल्की सी भी लगती है, क्योंकि जहन नहीं मानता है कि डायरेक्ट AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने से कोई बराबर हो सकता है। क्या वाकई ऐसा होता है? आइए हम देखते हैं मैथमेटिकली AMU और ग्राम के रिलेशन के बारे में देखते हैं। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट तो है, ये भी हमें मालूम हुआ। एटॉमिक मास यूनिट कौन सी यूनिट हुई ये भी हमें मालूम हुआ, यानी एटम्स की जो मास है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम AMU का सहारा लेते हैं। अच्छा, आजकल इसको यूनिफाइड मास यूनिट भी कहते हैं, यूनिफाइड मैस यूनिट भी कहते हैं, मैस यूनिट भी कहते हैं। अब ये कहाँ से आया है? हुआ कुछ यूँ कि 19वीं सेंचुरी की शुरू में जब साइंटिस्ट को एटॉमिक मासेस या फिर मॉलिक्यूलर मासेस या फार्मूला यूनिट मासेस को मेजर करना हुआ तो उनके लिए कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं था शुरू में। तो उन्होंने क्या किया कि यानी मौजूद एलिमेंट में से, एटम में से उन्होंने सबसे हल्का जो एटम या एलिमेंट है उसको एज ए बेसिक यूनिट के तौर पर लेना शुरू किया। ठीक है, और हमें मालूम है उस वक़्त भी और आज भी सबसे जो हल्का एटम है वो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का जो एटम है वो क्या है या एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को उन्होंने एज ए बेसिक यूनिट लेना शुरू किया या मान लिया, और हाइड्रोजन का जो मेस था उन्होंने माना कि ये 1 AMU के बराबर होगा। जैसा कि आजकल हमने माना है प्लाटिनम इरिडियम का जो मेस उधर सिस्टम पेरिस में रखा हुआ है उसको हम 1 kg मानते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन को उन्होंने क्या माना? 1 AMU माना। अच्छा, 1 AMU माना। अब हम हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट या फिर एटम का। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन जो प्रोटियम होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने की वजह से उसे हम एटॉमिक मासेस में शामिल नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन का जो मेस है एक ही प्रोटॉन पर मुश्तमिल है, और उस मेस को हमने 1 AMU माना हुआ है। और हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है इसका मेस हमें मालूम है आजकल, यानी 1 प्रोटॉन का जो मेस है, मेस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। एक प्रोटॉन का मास इतना है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही यानी हाइड्रोजन एटम को हमने 1 AMU माना हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻24 ग्राम -24 ग्राम, यानी 1 AMU का वजन इतना होता है। हाइड्रोजन एक एटम का वजन कितना है? इतना है। फिर 1 मोल का कितना होगा? आए देखते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन के एक एटम की मास हमारे पास आया हुआ है कितना 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम, जो कि 1 AMU के बराबर है। अच्छा, 1 AMU के बराबर कैसे हुआ? ये उन्होंने माना हुआ था कि हाइड्रोजन एटम को 1 AMU मानते हैं, और जब हमने हाइड्रोजन एटम को खोल कर देखा तो वहाँ सिर्फ एक प्रोटॉन था, 0 न्यूट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। और जब हम मास मेजरमेंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मास कम होने की वजह से, इसलिए यानी कम होने की वजह से उसे मास में कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU, या फिर 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU, और उसका मास बराबर होता है 1.67 into 10 raised power 24 ग्राम माइनस 24 ग्राम। अब हम देखते हैं 1 मोल का कितना होगा। 1 हाइड्रोजन एटम बराबर था कितना, इसके बराबर ना 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम। अच्छा, अब 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल किसके बराबर होगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स है, 1.67 into 10 raised power minus 24 into नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised power 23। नंबर ऑफ एटम माइनस नहीं है यहाँ, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट, ये ग्राम है ना यहाँ, अच्छा, ऑलमोस्ट बराबर आता है 1 के। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम mass will be equal to 1 gram या 1.008 ग्राम के बराबर होगा, जिसे हम नॉर्मली 1 ग्राम का लेते हैं, ठीक है। यानी 1 मोल हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? 1 ग्राम, और 1 ग्राम तो आजकल हम मेजर कर सकते हैं। हाइड्रोजन का साइज यानी एटॉमिक साइज इतना छोटा था कि हमारे पास ना कोई आला थी, ना कोई आला था, और ना कोई और तरतीब थी कि हम उसे मेजर कर सके। और जब हमने मोल में इसको मेजर करना शुरू किया तो हमारे पास ऐसे सोर्सेज आजकल भी मौजूद है और पहले भी मौजूद थी कि उसके मास के बारे में हमें मालूमात आ सकती थी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ मैं, नहीं, एग्जाम्पल की तरफ नहीं, सॉरी। फिर क्या हुआ, कुछ अरसे बाद यानी 1961 के बाद AMU जो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया था उसको चेंज करके कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड मान लिया गया, ठीक है। कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड मान लिया गया, और क्या किया उन्होंने, AMU को डिफाइन करना हुआ ना। अब AMU को डिफाइन करना हुआ क्योंकि उन्होंने जो स्टैंडर्ड था उसको तब्दील कर दिया। तो AMU को डिफाइन कैसे किया, आइए देखते हैं। अच्छा, कार्बन एटम, इसके स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जी हाँ। अब इसके मास को जब हम देखेंगे तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसको छोड़ देंगे। अच्छा, 6 प्रोटॉन, 6 अपनी जगह प्रोटॉन की मास हम यहाँ डालेंगे, यानी 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम into 6 into नहीं, सॉरी, प्लस 6 into 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम हो गया। अच्छा, 6 और 6 12, ये कॉमन है, सेम है, बराबर है, तो इसलिए हम कॉमन लेते हैं। इसका बराबर आएगा 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वांटिटी को हम नाम दे सकते हैं 1 AMU का ना, क्योंकि यही प्रोटॉन का मास है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये 1 AMU के बराबर है। इसलिए टोटल एज ए होल हम कह सकते हैं कि 12 AMU। 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU।
تو اب 1 AMU کتنے کا برابر ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے ایک کاربن ایٹم 12 AMU کے برابر ہے، تو 1 AMU اس کے ساتھ ڈیوائڈ ہوگا نا ادھر آ کر، تو 1 AMU will be equal to 1/12. یہاں جو کاربن لیا ہے ہم نے 12 والا لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، 12 آئسوٹوپ جس کا میس نمبر 12 ہے. اچھا 1/12 آف کاربن 12 آف کاربن 6 into 12، ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاربن 12 کے جو میس ہے اس کے 12ویں حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1 AMU کہتے ہیں، 1 AMU کہتے ہیں. یہ اس طرح ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ایک کاربن ایٹم کا میس کتنا تھا؟ 12 AMU، تو 1 مول کا کتنا ہوگا؟ یہی ہم نکال سکتے ہیں. کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. 1 کاربن ایٹم از اکول ٹو 12 AMU، ٹھیک ہے. اب 1 مول کا لینا ہے. 1 مول از اکول ٹو، یعنی 12 کو اپنی جگہ AMU کا ویلیو ڈالیں گے، یہاں پٹ کریں گے 1.67 into 10 raised power 24 -24 گرام انٹو، یہ مول کا ہے تو مول کا ویلیو ڈالیں گے ہم، یہاں پٹ کریں گے 6.023 into 10 raised power 23 پارٹیکلز. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آپس میں آنسر آتا ہے آلموسٹ کتنا، اس کو ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ 12 آتا ہے، 1.67 10 آتا ہے. جی کتنا آتا ہے؟ 10. 1 مول از اکول ٹو، اس کو اور اس کو ملٹیپلائی کریں تو 1.67 into 10 raised power 1.67 into 6.023، تو یہ 10 کے برابر آئے گا. 12 اپنی جگہ اور یہ 10. اچھا، اور into 10 raised power، اس کو جب ہم پلس مائنس کرتے ہیں تو آخر میں ہمارے پاس بچتی ہے 10 - 1، ٹھیک ہے. اچھا 10 - 1 کا برابر ہوتا ہے 10 - 1 will be equal to 1. یہ ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 1 مول از اکول ٹو 1 مول ول بی اکول ٹو 12، یہاں گرام ہے نا تو یہاں گرام لگائیں گے، 12 گرام. 1 مول آف کاربن ول بی اکول ٹو 12 گرام. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن ایٹم کا میس کتنا تھا؟ 12 AMU. کتنا تھا؟ 12 AMU. اور 1 مول آف کاربن ایٹم کا میس کتنا ہے؟ 12 گرام ہے. اتنا ڈفرنس ہے. تو عموماً یہ سوچ آتی ہے بھائی کہ AMU اور گرام آپس میں سیم ہے، لیکن سیم تو نہیں ہے. یہاں ہم ویلیو کو پٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکلی یہ بات پروف ہے کہ AMU جو ہوتا ہے گرام کے برابر ہوتا ہے. اس لیے ہم ڈیفینیشن میں ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جب ہم مول کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ AMU آر ایکسپریس ان گرام دین اٹ بیکم مول، تو یہ بات میتھمیٹکلی پروف ہے. اچھا، یہ AMU اور مول کے آپس میں ریلیشن کی بات تھی. اب میں کچھ کیا ہے تھیوریٹیکل باتوں کی طرف آتا ہوں. تھیوریٹیکل باتیں تھی وہ یہ تھی کہ مول کا جو کنسپٹ ہے کیوں آیا. مول کا کنسپٹ آنے کی وجہ، سب سے جو بڑی وجہ تھی یہ تھی کہ اس وقت انسان کے پاس یا سائنٹسٹ کے پاس ایسا کوئی آلہ موجود نہیں تھا کہ اکیلے ایٹم کو وہ میئر کر سکے یا پھر اس کی میس کو میئر کر سکے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انہوں نے حل ڈھونڈنا شروع کیا. وہ یہ نکلا کہ بہت سارے ایٹموں کو ملا کر انہوں نے میئر کرنا شروع کیا. اور وہ بہت سارے ایٹم کتنے تھے؟ 1 مول تھے. 1 مول ایٹم کو ظاہر بات ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کاربن کے 1 مول کتنا ہے؟ 12 گرام آیا ہے. 12 گرام تو آج کل بھی میئر کر سکتے ہیں، اس وقت بھی میئر کر سکتے تھے، لیکن اکیلے ایٹم میئر نہیں ہو سکتا تھا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنا چھوٹا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے یہ نظر نہیں آتا ہے. آنکھوں سے تو دور کی بات ہے، الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے بھی نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. اچھا، مول کا کنسپٹ اس لیے آیا تھا تاکہ ہم ایٹامک ماسز کو یا پھر ایلیمنٹس کی ماسز کو ڈٹرمائن کر سکے. اب اس کے لیے سہارا لینا پڑا ایٹامک ماس یونٹ کی، یعنی مول کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا پھر اس کنڈیشن کو سٹینڈرڈ کرنے کے لیے یا مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں AMU کا سہارا لینا پڑا. AMU کیا تھا؟
AMU बेसिकली उन्होंने एक यूनिट माना था। किस लिए यूनिट माना था कि इसके साथ हम किसी भी एलिमेंट्स या फिर एटम का मास को डिटरमाइन रिलेट करके मास या वेट को हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आजकल हमने यानी 1 kg को एक जो 1 kg प्लाटिनम इरिडियम का जो राड रखा हुआ है हमने पेरिस में, उसको 1 kg माना है। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने एक हाइड्रोजन एटम को क्या माना, 1 AMU माना। ठीक है, 1 AMU माना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यानी 1961 के बाद उन्होंने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ था उसको चेंज करके उन्होंने कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड माना। तो हाइड्रोजन को एक माना था 1 AMU, तो अब कार्बन को उनके लिए 12 AMU को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वेट है यानी हाइड्रोजन और क्या है कार्बन एटम के दरमियान जो वेट डिफरेंस है 12 का है। क्यों? क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो 0 है। यहाँ कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो जाहिर बात है उसका जो मेस डिफरेंस है वो कितना है, 12 टाइम्स है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 12 AMU को कार्बन माना। अच्छा, अब 1 AMU को डिफाइन उन्होंने कैसे किया कि कहाँ के जो कार्बन एटम है, कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है, उसका 12वें हिस्से को यानी 1/12 ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। हो गया यहाँ तक। ये कुछ बातें थी जो अमूमन कंफ्यूज करती है बंदे को कि AMU और ग्राम का आपस में क्या ताल्लुक़ है, कैसे हैं। तो ये बातें जो है मैथमेटिकली प्रूफ है, यहाँ हमने किया भी है। 1 मोल में कितने मेस होगा या फिर 1 एटम का कितना मेस होगा वगैरह वगैरह, यहाँ बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब आखिर में एक ही चीज़ रहता है, वो ये कि मोल को हम डिटरमाइन कैसे करें, मोल को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। ये बात भी याद रखो कि मोल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्या हम अमूमन डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ हम केमिकल्स बनाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। मुख्तलिफ़ चीज़ों से क्या मुराद है? मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुराद ये है कि हम डेली लाइफ में जितने भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक ही होते हैं। आप लोग गौर करें तो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ही है। बुक से लेकर बोर्ड, ये इंक, मार्कर, पहनने के कपड़े और फिर जो हम मटेरियल दूसरे खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी ऑर्गेनिक ही है, मतलब केमिकल्स है। तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं मोल को। अच्छा, मोल को डिटरमाइन करने के लिए, सॉरी ये इंक ख़त्म हो गई, दूसरे मार्कर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिखूँगा और इनका जो यूज़ है ये फिर कभी इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे। मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास 2-3 फार्मूले हैं। डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखूँगा कि गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस से मुराद एलिमेंट, एटम, आयन या कंपाउंड जो भी है। गिवन सब्सटेंस ऑफ एनी गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास से मुराद है एक मोल का जो मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। एक ये हुआ। दूसरा जो फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na, यानी 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, यह दूसरा फार्मूला हो गया। यहाँ से हम मोलर मासेस भी डिफाइन यानी फाइंड कर सकते हैं या फिर गिवन मासेस भी डिफाइन फाइंड कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला उलट हो जाएगा। ठीक है, मतलब गिवन मास को फाइंड करेंगे। मोल और मोलर मास हमें गिवन हो तो हम गिवन मास फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ मोल और एवोगाड्रो नंबर तो होते हैं, मोल अगर दिया गया है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तीसरी जो फार्मूला है वो गैसेस के लिए है, गैसियस स्टेट के लिए। मोल इज इक्वल टू
given volume of any substance of any gas divided by molar volume 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये भी हमने पढ़ा है, यानी एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये फिक्स्ड है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। चाहे गैस जो भी हो, जिस नेचर का भी हो, छोटे साइज़ का हो या बड़े साइज़ का, मास के लिहाज से या साइज़ के लिहाज से, उन सब का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। ये वोगाडुला से हमें मालूम होता है। तो यहाँ पर मैं अपना जो टॉपिक है क्लोज़ करना चाहता हूँ। आप लोगों से कुछ गुजारिशात ये है कि अगर आप लोगों से मेरे लेक्चर या फिर वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो बराए मेहरबानी आप लोगों का ये हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, दूसरी बात, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, चैनल वाले हैं तो शेयर करें। और इसके अलावा इस वीडियोज़ या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर